हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्किल आइडिया के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे बिहार बोर्ड के वैसे बच्चों के लिए जो 2027 में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने की उम्मीद में बैठे हैं, उनकी सफलता की इस पहली सीढ़ी पर हमारा साथ बना है, बना था और बना रहेगा। स्वागत है आपका प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का ये चौथे भाग में। आज बैच के आरंभ होने के 4 दिन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों दिन में जो अलग अलग वीडियोज आपने देखे, उस अलग अलग वीडियोज में अलग अलग चीजें बताई गई और सारी वीडियोज की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी बातें, हमारा पढ़ाया हुआ लेक्चर और हमारी चीजें समझ में आती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और आपको लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट आप तक हमेशा पहुंचते रहने चाहिए, तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने डाउट्स कमेंट्स करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं कि हमारी वीडियोज में और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और क्या हमारे वीडियोज के थ्रू आपको और चाहिए, किस टॉपिक पे हम और वीडियो बना सकते। तैयारियां चल रही हैं हमारे ऑफलाइन बैच में भी, जो कि 25 मार्च से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। जो पटना में महेंद्रू के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो चाहें तो ऑफलाइन बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा सीटों की संख्या है नहीं। आप जल्द से जल्द हमारे ब्रांच में कांटेक्ट कर लें। नीचे आपके स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और बात करके जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक कराएं। वहां भी मैं आपको साइंस और मेरे जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको बेहतरीन नॉलेज देंगे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने आरंभ बैच के चौथे भाग का आरंभ करते हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, जिसका प्लेलिस्ट का आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर उसको वहां पे चेक कर सकते हो। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा क्या है परावर्तन, तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा क्या है दर्पण, और आज हम पढ़ेंगे कि आखिर इन दर्पणों से, आखिर इन मिरर से कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए और चलते हैं कैसे सफर पर, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर कैसे होता है। तो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे दर्पण होते हैं, समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसके अलावा परवलयी दर्पण है। इन सारे दर्पणों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो गोलीय दर्पण थी, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, उसमें एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण हमारे पास निकले थे। आज हम अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे कि आखिर अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अगले सेशन में यानी अगली वीडियो में आपको मैं खुद बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी सीट्स को जल्द से जल्द बुक कराएं और हमारे साथ जुड़ें। हम वादा करते हैं कि अगले साल 2027 के बोर्ड में अगर बोर्ड के टॉप लिस्ट में किसी का नाम होगा तो वो आपका नाम होगा। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। आखिर इस अवतल दर्पण हम क्यों बोलते हैं या फिर अवतल दर्पण है क्या। तो कल मैंने बताया था कि जब गोलीय दर्पण को हमने बीच में काटा, गोलीय दर्पण को हमने बीच में काटा और या फिर किसी भी गोलाकार शीशे के टुकड़े को हमने बीच से काटा और काटने के बाद उसके दोनों साइड्स को, एक को बाहर से एक को अंदर से रजतित कर दिया, तो जिसको हमने बाहर से रजतित किया है वो क्या था, अवतल दर्पण था। जिसको हमने अंदर से रजतित किया है वो क्या था, वो उत्तल दर्पण था। तो अवतल दर्पण क्या है कि वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसी हो। परावर्तक सतह धसी होने का मतलब कि उसका जो शीशा वाला भाग है, जहां पे हम अपना जो लाइट के किरण है उसको डाल रहे हैं, वो हमारा जो परावर्तक सतह है वो धसा हुआ होना चाहिए। और रंजित सतह यानी कि जो रजतित सतह है, जहां पे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हमने उस पे लेप लगाया था, वो रजतित सतह क्या हो, उभरी हुई हो।
रजती सतह उभरी हुई हो, परावर्तक सतह धसी हुई हो, वैसे दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे ये गोलाकार दर्पण का एक आधा भाग जिसको हमने बाहर से क्या किया है? कलर किया है। बाहर से कलर किया है इसका मतलब क्या कि उसका जो कलर किया हुआ पार्ट है वो क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और जो उसका जो परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या है? वो अंदर की तरफ धसा हुआ है। ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। ऐसे दर्पणों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे दर्पणों को हम बोलेंगे कि वो क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इंग्लिश कॉनकेव मिरर होता है। दिमाग में बिठा लीजिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको जितना सुंदर कॉपी लिखना है, आप हिंदी इंग्लिश सारा कुछ मिक्स करके लिख सकते हो, और एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने से पहले सोचेगा कि आखिर इसका मार्क्स काटू तो काटू कहां। तो अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है और जो रजती सतह है वो उभरा हुआ है। अवतल दर्पण में हमें आगे पढ़ना है कि अवतल दर्पण जो हमारा है, उस अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन है वो कैसे होगा। लेकिन उससे पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण भी वही चीज कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। और रजती सतह जो है वो धंसा हुआ है, यानी कि हमने इसको इधर से कलर कर दिया है। ये हमने इसको बाहर से कलर कर दिया है, अंदर से कलर कर दिया है, ताकि बाहर से जो लाइट के रेज आए यहां से आए और आने के बाद ये परावर्तित हो जाए। तो जिसके परावर्तक सतह बाहर की तरफ क्या हो? उभरे हुए हो, और उसका जो रजती सतह है वो धसा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। और उत्तल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है बच्चा लोग? उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है उत्तल दर्पण का क्या इंग्लिश। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हमने समझ लिया। अब हमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने क्या सोचा था कि हमारे पास एक प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद टकराएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी। परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और टकरा कर लौट जाएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में परावर्तन कैसे हो? तो परावर्तन के लिए क्या है कि जब प्रकाश परावर्तन यानी कि अवतल दर्पण से परावर्तन के लिए हमारे पास 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। आपसे कोई पूछे गोलाकार दर्पण या फिर अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है? एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला नियम कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अगर हमारे पास एक दर्पण है, एक गोलाकार दर्पण में से अगर अवतल दर्पण की बात करें, अगर ये इसका प्रधान अक्ष है, अगर ये इसका क्या मान लेते हैं? प्रधान अक्ष मान लेते हैं, तो इस प्रधान अक्ष के समांतर, इस प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी रेखा जाएगी, इस समांतर अगर कोई भी किरण जाएगी, तो उस किरण को टकराने के बाद वह जो किरण का परावर्तित किरण होगा, ये जो इसका परावर्तित किरण होगा, ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष, अगर हमारे पास कोई भी किरण समांतर जा रही है, तो समांतर जाने के बाद ये जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु का नाम क्या होगा? फोकस। उस बिंदु का नाम क्या होगा सर? फोकस होगा। हमने फोकस का जब डिफिनेशन पढ़ा था, हमने जब फोकस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब समांतर रेखा अगर मिरर से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से प्रधान अक्ष को काटती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो पहला रूल, अगर प्रकाश की किरण जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर जाती, अगर हमारे जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी सर? समांतर हो जाएगी। परावर्तन जब करेगा, परावर्तन होने के बाद वो किरण क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर वो समांतर जा रही है तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से जा रहा है तो समांतर गुजरेगा।
समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा तो समांतर। ये दोनों नियम एक दूसरे के बिल्कुल वाइस वर्सा है, एक दूसरे के विपरीत समानुपाती है, इसको समझ लीजिए आप। समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो समांतर चला जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, दो नियम आपके याद हो गए, दो नियम आपके याद हो गए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गए। पहला नियम क्या कि अगर प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और अगर कोई भी किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो समांतर होकर गुजरेगी। दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लीजिए ये दोनों नियम, ताकि आगे आने वाला दोनों नियम क्या हो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ पाए। तो अगर अगले नियम की बात करते हैं तो अगला नियम क्या बोलता है कि अगर हमारा प्रकाश की किरण, अगर हमारी प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, आपका नाम प्रकाश है, अगर प्रकाश की किरण क्या हो, प्रकाश की किरण अगर सी से होकर गुजरे, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तो वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो क्या होगी कि टकराने के बाद अपने ही पथ पे, अपने ही रास्ते पे लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र पर कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है तो वो मिरर से टकराएगी, परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद वो फिर से अपने रास्ते पे लौट जाएगी, वो अपने ही रास्ते पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से लौट जाएगी। क्लियर है? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी, समांतर जाएगी, सी पे आएगी, सी से जाएगी। तीन रूल्स क्लियर, तीन रूल्स क्लियर बिल्कुल अच्छी तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नियम है वो नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण पोल पर जाती है यानी कि ध्रुव पर जाती है, कहां पे आपतित होगी सर? ध्रुव पर आपतित होती है। तो ध्रुव पर आपतित होने के बाद जब वो दर्पण से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद जितने कोण के साथ आती है उतने ही कोण के साथ जाती है, जितने कोण के साथ आएगी उतने ही कोण के साथ जाएगी। ये कब होगा? जब वो ध्रुव पर आकर टकराएगी। जितने ही कोण के साथ आएगी उतने ही कोण के साथ जाएगी। ये कब होगा? जब वो ध्रुव पर आकर टकराएगी। तो ये ध्रुव पर आकर टकराने के बाद इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे सर? ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से जाएगा जब ये ध्रुव पर टकराएगा। इसको दिमाग में बिठा लो। चार रूल्स हैं तुम्हारे पास, चारों के चारों रूल्स ऐसे याद रखो जैसे तुम्हारे ये क्या है, तुम्हारा नाम। रूल नंबर पहला बच्चा, अगर समांतर जाएगा फोकस से होकर जाएगा। रूल नंबर दूसरा, अगर फोकस से होकर आएगा तो समांतर होकर जाएगा। रूल नंबर तीसरा, अगर सी से होकर जाएगा तो सी से होकर आएगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आ जाएगा। रूल नंबर चौथा, अगर वो ध्रुव पर टकराएगा तो जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से जाएगा। ये जितना कोण से आया उतना ही कोण से गया। ये चार नियम आपको अवतल दर्पण में सारे किरण आरेख बनाने के लिए काम आएंगे, और ये सारे किरण आरेख आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स देकर जाएगी। ये चार नियम अगर आपने समझ लिया तो आपने किरण आरेख को समझ लिया, और किरण आरेख अगर समझ लिया तो समझो कि आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर लिया। फिर आपको इस मुट्ठी से एक भी मार्क्स बोर्ड नहीं छीन पाएगा, चाहे वो एग्जामिनर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरी बात समझो। अगर ये चार कॉन्सेप्ट और इसके अलावा ये रे डायग्राम्स यानी किरण आरेख अगर आपके मुट्ठी में आ गए तो फिर इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन भी छूटने का नहीं। क्लियर? ओके, तो ये चार नियमों के बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि अगर वस्तुएं अवतल दर्पण में बहुत सारी वस्तुओं को अगर हम जगह जगह पर रखते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहां कहां पर बनेगा। यानी हमें पढ़ना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहला पोजीशन क्या है कि जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है।
जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर? उसके अलावा प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि वह जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है सर? सीधा बनता है, पीछे बनता है और सीधा बनता है। इसके अलावा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, यानी कि ये क्या बनेगा? वस्तु के आकार का बड़ा बनेगा। और साथ ही साथ इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? काल्पनिक होती है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा? आभासी। सबसे पहली चीज ये क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं अगर ये जानना है, ये सीखना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मुझे रे डायग्राम्स सीखना है, या रे डायग्राम्स लिख करके पूरे कमेंट्स में तबाही मचा दो। मैं स्पेशल एक क्लास लाऊंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा परफेक्शन के साथ कि आखिर रे डायग्राम बनता कैसे है। फिर कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है तुमको कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपको रे डायग्राम्स बनाना आ जाएगा। मैं इसमें नहीं सिखा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इससे बेटर मैं इसका एक अलग सेशन लाऊं। उसके लिए आप मुझे मोटिवेट करो, कमेंट सेक्शन में भर दो रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स। मैं खुद अलग से एक सेशन लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रे डायग्राम्स एक्चुअली बनते कैसे हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक्स क्या है। तो अगर वस्तु कहाँ रखी हुई है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई है तो वस्तु कैसा, जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। क्लियर है? अगर वस्तु को फोकस पे रखते हैं, अगर हमने वस्तु को क्या रखा? अगर हमने वस्तु को फोकस पर रखा, अगर हमने वस्तु को कहां रखा है? फोकस पर रखा है। तो फोकस पर रखने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहां बनेगा? सबसे पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा सर? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु से आकार के बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि ये कैसा बनेगा सर? बहुत बड़ा बनेगा, विशाल बनेगा। और ये जो प्रकृति होगी इसकी कैसी होगी? ये होगी वास्तविक। तो अगर हमने फोकस पर वस्तु रखा है तो फोकस पर वस्तु रखने के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? सबसे पहले कि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। दूसरी चीज कि वस्तु जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु का वो कैसा बनेगा? वो उल्टा बनेगा। उसके अलावा ये बहुत बड़ा बनेगा और इसके अलावा ये वास्तविक बनेगा। हर रे डायग्राम में जब आप वस्तु का आप प्रतिबिंब बनाते हो तो प्रतिबिंब बनाने में 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं कि कहां कहां पर प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि प्रतिबिंब का आखिर गुण कैसा है, प्रतिबिंब आखिर कैसा बन रहा है, उसका गुण क्या है। और अगर उस गुण को आपने याद कर लिया तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, इसका दावा मैं करता हूं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, अगर हमारा जो वस्तु है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है तब क्या होगा? अगर वस्तु जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है तब क्या होगा? तब ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? अनंत यानी कि इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यानी कि अनंत से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे भी इसका इमेज बनेगा। इसके अलावा बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि ये बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसके भी 4 पॉइंट्स हुए। पहला पॉइंट कि प्रतिबिंब बनेगा कहां? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा साइज का बनेगा? तो बड़ा साइज का बनेगा। सीधा बनेगा या उल्टा? तो उल्टा बनेगा।
वास्तविक बनेगा या आभासी, तो वास्तविक बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर वस्तु को हमने रखा है वक्रता केंद्र पर, अगर हमारी जो वस्तु है वो रखी हुई है वक्रता केंद्र पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वस्तु रखी हुई है तब क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, वक्रता केंद्र पर बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइज क्या होगा, तो साइज हमारा बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, सीधा होगा या उल्टा होगा, तो ये हमारा उल्टा होगा। चौथा पॉइंट, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो ये हमारा आभास वास्तविक होगा, ये हमारा वास्तविक होगा। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखने के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये कब होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तब होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यानी ये कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, साइज इसका क्या होगा, छोटा होगा। सीधा होगा या उल्टा होगा सर, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा सर, ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। और वास्तविक होगा या आभासी, तो ये हमारा वास्तविक होगा, ये हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। चार चीजें इसमें भी आई। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो सबसे पहली चीज क्या, कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर है, सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर और नॉट, आई थिंक क्लियर। लेकिन अगर आपको डाउट है तो हर बार की तरह मैं फिर से बोलूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप ही के लिए है, यूट्यूब ने आप ही को दिया है, उस कमेंट सेक्शन को भर दो ना यार, डाउट्स की भरमार लगा दो, मुझे डाउट्स पसंद है। डाउट्स इतना पूछो कि मैं परेशान हो जाऊं, इन डाउट्स को सोल्यूशन देते देते मैं थक जाऊं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है अनंत पर। जब वस्तु को हमने कहां रखा, अनंत पर रखा है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा सर, मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक होगी। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, बस बहुत छोटा होगा ना, पॉइंट साइज होगा और इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक होगा, आभासी नहीं होगा। तो ये हमने पूरा का पूरा सेशन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आखिर हमारा जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अगर हम अपनी वस्तुओं को रखते हैं तो वस्तुओं को रखने के बाद उनका जो प्रतिबिंब है उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हमने पढ़ा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्लियर है। अब आगे वाला जो सेशन है यानी कि अगले सेशन में जो पार्ट 5 होगा, उस पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, उस पार्ट 5 में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण से हमारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपके लिए होमवर्क ये है कि आप घर पर प्रैक्टिस करो कि कैसे आखिर ये दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, आखिर इन प्रतिबिंबों को बनाने का राज क्या है। और सेकेंड, अगर आपको किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए अलग से तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इसकी जरूरत है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो मैं इसके लिए एक अलग सेशन रखूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे रे डायग्राम बनाए जाते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। रटना नहीं है मेरे भाई, रटने का कोशिश बिल्कुल मत करो, रटना नहीं है, तुम्हें समझना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ना है, साइंस को इस तरह से पढ़ना है कि साइंस
लगना चाहिए कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल एक नए चीज के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, स्किल आइडिया यूट्यूब चैनल, जिसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे ऑफलाइन बैचेज का आरंभ होने जा रहा है। 25 मार्च से हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द अगर आप पटना के रहने वाले हैं, महेंद्रू के रहने वाले हैं, तो जल्द से जल्द इनरोल करें और इनरोल करने के साथ अपनी एक सीट सुनिश्चित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश, एक नए चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि,